नमस्कार, मैं मंथन। स्वागत है आपका बेनिफिट न्यूज़ पॉडकास्ट में। लोग अक्सर कामयाबी के शिखर चढ़ते हैं, पर आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ चुके हैं, इन्होंने तो शिखर चढ़ के कामयाबी हासिल की है। तो आइए स्वागत करते हैं निशा कुमारी जी का। निशा कुमारी जी, स्वागत है आपका बेनिफिट न्यूज़ के पॉडकास्ट में। धन्यवाद आपका। निशा कुमारी जी, अब तक आपने जो भी मतलब वो एवरेस्ट हो या 16,000 किलोमीटर की साइकिलिंग हो, जितनी भी उपलब्धि हासिल की है, उस सभी के लिए बेनिफिट न्यूज़ की टीम से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। तो निशा जी, हम जानना चाहते हैं सबसे पहले कि ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाने का मतलब एडवेंचर स्पोर्ट्स में कुछ कर दिखाने का ये आइडिया या तो फिर ये रोमांचक सफ़र तय करने का आइडिया, ये कहाँ से आपको आया? मैंने स्कूल टाइम में भी काफ़ी सारी कैंपिंग की हुई थी और उसके साथ साथ जब मैं मास्टर्स में आई तो मास्टर्स में मेरे जो कोच हैं नीलेश बारोट सर, उन्होंने हाई रोप एक्टिविटीज़ हमारे एमएस यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगाई थी और वहाँ पे मैं अकेली एक लड़की थी जिसने 5th फ्लोर से रैपलिंग करते हुए नीचे उतरी थी। तो वहाँ से मैं उनके साथ जुड़ी थी और जैसे मेरी एजुकेशन ख़त्म हुई मास्टर्स, तो मैं फुल टाइम इसी फील्ड में जुड़ गई थी। निशा जी, एज अ गर्ल अगर हम बात करें तो आपके पेरेंट्स का आपको क्या सपोर्ट रहा है? मतलब पूरी जर्नी में उनका रोल क्या रहा है आपके साथ? मेरी मदर बहुत सपोर्टिव है और वो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं कि तू जो कर रही है वो कुछ अलग कर रही है, तो अगर तुझे अच्छा लगता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू अच्छा काम कर रही है देश के लिए। नहीं तो बेसिकली आपको कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मुझे आईएएस बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए? ऐसा कुछ एकदम से एडवेंचर स्पोर्ट्स का मतलब आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड रहा है या आपको ही ऐसी ख्वाहिश हुई कि मैं एडवेंचर्स, क्योंकि गुजरात बेसिकली कंपेरेटिवली अगर आप इंडिया में देखिए तो गुजरात स्पोर्ट्स में इतना आगे नहीं है कंपेरेटिव, जैसे हरियाणा की बात करें, और एडवेंचर स्पोर्ट्स और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स तो एक अलग लेवल की बात हो गई जहाँ अक्सर गुजरात से लोग नहीं देखने मिलते। तो इसमें आपका क्या वो रहा होगा? इसमें ऐसा है कि मुझे भी एयरफोर्स में जाना था, बट मेरा फ्लैट फीट था तो मेरा एसएसबी में क्लियर नहीं हुआ। और उसके बाद फिर जो था कि मुझे ये फील्ड में एडवेंचर स्पोर्ट्स में मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है दूर दूर तक। लेकिन मुझे इंटरेस्ट था, मुझे अच्छा लगता था नेचर के साथ जुड़ के, नेचर में जाने से, क्योंकि मैं स्कूल में कैंपिंग किया था। एमएससी के साथ साथ भी मैंने नीलेश सर के साथ कैंपिंग किया था, तो बहुत अच्छा फील होता था मुझे जब मैं माउंटेन्स में जाती थी। एकदम रिलैक्स फील होता था वहाँ पे जाके, एकदम ऐसे कि हम लोग भगवान के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, वो फीलिंग आती थी। तो इसलिए मैंने उस फील्ड को चुना। बेसिकली आपकी लाइफ के दो जो जितना मैं जानता हूँ कि दो मेन पार्ट रहे, एक माउंट एवरेस्ट और ये साइकिलिंग का जो सफ़र आपने 16,000 किलोमीटर का तय किया। तो पहले मुझे बात ना माउंट एवरेस्ट की करनी है कि ये जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब कहाँ से आपने स्टार्ट की, कौन से साल से की और किस तरह? मैं जब मास्टर्स में थी उस टाइम पे भी और उसके बाद भी मेरा एक मतलब एक ऐसा था कि मुझे गर्ल्स को, जो स्पेशली विलेज की गर्ल्स होती है, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाऊं और स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करूं। तो मैं, मेरे आजू बाजू में वागोड़िया है, आजवा है, तो जो गांव के स्कूल्स हैं वहाँ जाती थी और वहाँ पे बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाती थी और उनको मोटिवेट करती थी कि वो स्पोर्ट्स की फील्ड से जुड़े। तब एक टीचर ने मुझे ये पूछा था कि आपने स्पोर्ट्स की फील्ड में क्या अचीव किया है जो आप बच्चों को सिखा रहे हैं। उस टाइम पे मुझे ऐसा स्ट्राइक हुआ था कि मतलब मुझे भी कुछ बड़ा अचीव करना चाहिए स्पोर्ट्स की फील्ड में। जो मैं बोल रही हूँ इसी तब लोग सुनेंगे। ये एक रियलिटी है कि जब आप कुछ बड़े अचीव कर लेते हो उसके बाद लोग आपको सुनते हैं। तो उस टाइम पे मैंने मेरे कोच से बात किया और डिसाइड किया कि माउंट एवरेस्ट मुझे क्लाइंब करना है। तो वहाँ से फिर मेरा सफ़र शुरू हुआ था माउंट एवरेस्ट की ट्रेनिंग का 2018 से। निशा जी, बेसिकली ये जानना चाहता हूँ मैं कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने का एक क्राइटेरिया होता है, तो क्या होता है? अगर किसी आम इंसान की मैं बात करूँ तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने का क्राइटेरिया क्या होता है उसके लिए? माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए क्राइटेरिया जो है वो नेपाल गवर्नमेंट तय करती है। लेकिन अगर आपने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स और उससे पहले कुछ एक्सपीडिशंस किए हों, कुछ और माउंटेन पीक्स क्लाइंब की हो, तो बेस्ट रहता है। उससे आपको आपकी बॉडी के बारे में पता भी लगता है कि आप वो चीज़ कर सकते हो, आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है, या फिर आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको ओवरकम कैसे करना है।
तो ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से पहले से आपको बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स और साथ ही साथ जो ये है स्कीइंग का कोर्स बैलेंसिंग के लिए, तो ये सब चीज़ें आप करके जाओ और कुछ माउंटेन पीक्स आप पहले से क्लाइंब करो तो उसका कुछ बेनिफिट्स आपको आगे जाके मिलते हैं। निशा जी, माउंट एवरेस्ट का जैसे आपने पूरा एक एक्सप्लेन किया, तो आपको आपकी शुरुआत में आपको ये सब इन्फॉर्मेशन, मुझे पता है कि गुजरात में लोगों को नहीं पता कि कितनी माउंटेनियरिंग स्कूल इंडिया में है या क्या है, तो आपको ये सब बातें कहाँ से पता चली कि माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी होता है? मेरे कोच सर ने मुझे बताया था और मैंने जो बुक्स हैं माउंट एवरेस्ट के रिगार्डिंग वो सब पढ़ी थी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलता रहा। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो वहाँ से मुझे धीरे धीरे इसका नॉलेज मिलता गया। मेरे कोच मुझे गाइड करते गए कि कैसे कहाँ से कोर्स करना चाहिए, कब किस सीज़न में बेस्ट रहता है, तो वो उसके हिसाब से मैंने पूरा ट्रेनिंग किया था। आपने कोर्स कौन से इंस्टीट्यूट से किया है निशा जी? मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग विंटर एंड स्पोर्ट्स से किया है, कश्मीर से। ओके। और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स जो है वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से किया है। फिर स्कीइंग का कोर्स मैंने, बेसिक स्कीइंग कोर्स मैंने मनाली से किया है। रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स मैंने माउंट आबू से किया है। तो ये 4 कोर्सेज मैंने किए। ये कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या होता है, एक अंदाजन ड्यूरेशन इसका क्या होता है? अगर किसी इंसान को या किसी यंग जनरेशन में किसी को दिल हो करने का, तो उसका क्या ड्यूरेशन होता है? 1 मंथ जो बेसिक और एडवांस कोर्स होते हैं उनका 24 to 28 डेज जितना ड्यूरेशन होता है। और स्कीइंग का कोर्स है वो 14 डेज़ का होता है। रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स है वो बेसिक कोर्स 10 डेज़ का होता है, फिर एडवांस कोर्स 15 डेज़ का होता है। तो ऐसे करके सभी कोर्सेज़ की ड्यूरेशन अलग अलग रहती है। ओके। निशा जी, मुझे एक बात जाननी थी कि आप फ्लैट लैंड पे रहते हैं, जैसे अहमदाबाद जैसा शहर है, बड़ौदा जैसा शहर है, वो फ्लैट लैंड होता है, आपकी परवरिश शायद वहाँ हुई हो, और उसके बाद माउंटेन्स में जाना, मतलब हिल्स पे जाना, तो उसमें फिजिकली और मेंटली क्या डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती है? बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है, जैसे कि ऑल्टीट्यूड बदलता है, एयर की थिकनेस बदल जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो उसके लिए जो प्रिपरेशन होती है वो उसके हिसाब से करनी होती है कि बार बार माउंटेन में जाना, लो ऑल्टीट्यूड से शुरू करते हुए धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड बढ़ाना, ऐसे करके बहुत सारी प्रिपरेशंस उसके लिए करनी पड़ती है। निशा जी, एक आम इंसान का दिल करे कि उसे माउंट एवरेस्ट जाना है, पूरी ट्रेनिंग करे, तो उसका बेसिक खर्च, अंदाजन बेसिक खर्च उसका आम इंसान के लिए क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना हो तो बेसिक सबसे नॉमिनल खर्च सिर्फ क्लाइंबिंग का मैं बताऊं तो अराउंड 40 जितना होता है, 40 lakhs। और उसके अलावा जो ट्रेनिंग सेशन है वो सब अलग रहता है। ओके। तो जब आपने शुरू किया था तो आपको मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट से किया था, आपके कॉलेज फंडिंग से किया था, कि किस तरह आपने शुरू किया था माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना? मैंने माउंट एवरेस्ट के लिए जब प्रिपरेशन शुरू की थी तो गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है। जब आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके वापस आते हो, आपके डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हो, तो उसके बाद गवर्नमेंट 15 लाख रुपीज़, गुजरात गवर्नमेंट का रूल है कि वो आपको 15 लाख रुपीज़ आपको आने के बाद देती है जब आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर देते हो। बट उससे पहले आपको खुद के फंडिंग्स पे सब कुछ करना होता है। और आपको अगर स्पॉन्सर मिल रहा है तो आप स्पॉन्सर भी सर्च कर सकते हैं। सही है। निशा जी, एक माउंट एवरेस्ट की जो पूरा सफ़र होता है तय करने का, उसका क्या ड्यूरेशन होता है? अगर मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है और वापस आना, तो उसका बेसिक ड्यूरेशन क्या होता है? आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितने साल में उसको पूरा प्रिपेयर कर रहे हो, कैसे कैसे आप कितना डेडिकेशन से आप पूरा कर रहे हो। तो मिनिमम 3 साल से लेके 5 साल, और उससे ज़्यादा तो आप जितना भी आप आपको कितना समय लगा था फर्स्ट माउंट एवरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे 7 साल लगे थे, क्योंकि जो 2018 में मैंने शुरू किया था तो 2023 में मैंने क्लाइंब किया था। तो उसमें मेरा बीच में कोविड आ गया था, कोविड की वजह से फंडिंग्स नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। ठीक। निशा जी, ज़्यादा बात मुझे आपकी एवरेस्ट की नहीं पता, पर मुझे कुछ आपके साथ हादसा हुआ था एवरेस्ट चढ़ते वक्त, उसके बारे में मुझे आप कुछ बताइए। चढ़ते वक्त कुछ नहीं हुआ था मुझे, चढ़ते वक्त मैं बहुत अच्छे से क्लाइंब कर लिया था। बट उतरते वक्त जब मैं डिसेंड कर रही थी तो हिलेरी स्टेप एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों साइड
हम लोग खाई बोल सकते हैं। हाँ। वो इतना नैरो रिज है, वो जो रिज है वो इतना नैरो है कि आप वहाँ पे दोनों पाँव ऐसे पैरेलली रख के खड़े नहीं हो सकते, आपको पाँव आगे पीछे ही रख के बैलेंसिंग करके खड़ा होना पड़ेगा। ये चलने के लिए भी आप दोनों पाँव ऐसे करके, आपको अगर ब्रीथिंग भी करनी है तो आप नहीं वहाँ पे रुक सकते। और दोनों साइड 8000 फीट की खाई है, दोनों साइड, लेफ्ट में भी राइट में भी, इतना नैरो रीज है वो। तो वहाँ पे बाकी क्लाइंबर्स उस टाइम क्लाइंब कर रहे थे और मेरा अर्ली मॉर्निंग 6:05 पे क्लाइंब हो गया था। 17 मई 2023 को जब मैंने अपना तिरंगा लहराया था, उसके बाद मैं जब डिसेंड कर रही थी तो बाकी सब क्लाइंबर्स उस टाइम अप जा रहे थे। तो वहाँ पे मुझे उनको वे देने के लिए, माउंटेन के भी कुछ रूल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, तो उसके हिसाब से जो ऊपर जा रहा होता है उसे हमें वे देना होता है। तो वहाँ पे मैं 2.5 घंटे के लिए स्टक हो गई थी। तो उस टाइम मेरी फिंगर्स में फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। तो निशा जी, जैसे कि आपने बताया फ्रॉस्ट बाइट, तो ये क्या होती है फ्रॉस्ट बाइट? मतलब बेसिकली हमारे रीजन में गर्मी में रहने वाले लोगों को फ्रॉस्ट बाइट का पता नहीं है। फ्रॉस्ट बाइट यानी कि फ्रोज़न हो जाता है, उतने हाई ऑल्टीट्यूड पे आपका जो भी, जैसे मेरे फिंगर्स थे वो फ्रोज़न हो गए थे, अंदर से बोन फ्रोज़न हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उसके स्टेजेस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से लेवल पे आपका फ्रॉस्ट बाइट है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। उसके लिए 2 ट्रीटमेंट्स है। सबसे पहले इलोप्लास्ट एक मेडिसिन है जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है स्लोली 5 डेज़ के लिए, 5 डेज़ दी जाती है 6 आवर्स के लिए एवरी डे, और बहुत स्लोली वो आपकी बॉडी में उसको इंजेक्ट करते हैं ताकि उससे ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ के वो एरियाज़ में, वेन्स में ब्लड का फ्लो बढ़े। तो वो इलोप्लास्ट का एक इंजेक्शन होता है। दूसरा उसका ट्रीटमेंट है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, जिससे उससे भी वही होता है कि हमें प्योर ऑक्सीजन हाई प्रेशर के अंडर में, हमारी बॉडी पे हाई प्रेशर होता है और हमें प्योर ऑक्सीजन इंजेक्ट करनी होती है। तो हम लोग ऑक्सीजन मास्क से ऑक्सीजन लेते हैं, तो उससे भी हमारा जो अंदर सर्कुलेशन है वो फ्लो बढ़ता है। तो ये तो उसके लिए ट्रीटमेंट है, बट डिपेंडिंग अपॉन द कि वो कितने लेवल पे है। ओके। मतलब क्लाइंबिंग गियर्स होते हैं, जैसे ग्लोव्स होते हैं, उसके हाई परफॉर्मेंस ग्लो होते हैं, वो सब पहनने के बाद भी किसी को फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है? हाँ, अगर वेदर अच्छा नहीं है, वेदर बहुत ख़राब है, विंड बहुत हाई है, चिल्ड है, तो हो जाता है। ओके। निशा जी, एक चीज़ थी जो हमने सुनी हुई है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेवयार्ड जो माउंट एवरेस्ट पे है, तो क्या आपने वो देखा या आप वहाँ थे, आपने क्या फील किया, ऐसा कुछ? हाँ, मैंने माउंट एवरेस्ट पे 2 डेड बॉडीज़ को क्रॉस किया था, और वहाँ पे कुछ डेड बॉडीज़ हैं जो पुरानी हैं और उनको वहाँ से लेके आना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे उनको एज अ सिंबल भी कई बार यूज़ किया जाता है कि ये जो डेड बॉडी है यहाँ से हमें ऐसा टर्न करना है, या हाँ, एज अ साइन यूज़ किया जाता है। निशा जी, ये जो फ्रॉस्ट बाइट वाला हादसा आपके साथ हुआ, इसके बाद आप, मतलब इसके बाद जब आप रिटर्न आए हैं, उसके बाद इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ आपके मतलब परफॉर्मेंस पे या मेंटली उस पर क्या इफ़ेक्ट हुआ? मैंने उस चीज़ का इफ़ेक्ट मेरे ऊपर नहीं आने दिया ज़रा भी, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटलाइज थी तब से ही मेरा वर्कआउट शुरू हो गया था। मैंने डॉक्टर को पूछा कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। फिर मैं 1 से 1.5 महीना हॉस्पिटलाइज थी। उसके बाद जब घर आई, घर आने के बाद भी मैंने रनिंग, एक्सरसाइज सब चालू कर दिया था। जब डॉक्टर ने ऐसा बोला कि ज़्यादा स्वेटिंग मत होने दो, तो मैंने घर पे ही नॉर्मल एक्सरसाइजेस चालू रखी थी। तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट मैंने नहीं आने दिया था। जैसे ही मेरी फिंगर्स को ऑपरेट किया, तो मैंने उसके बाद 15 डेज़ के बाद जब मेरा स्टिचेस खुला था फिंगर्स का, तो मैंने 15 डेज़ के बाद जब स्टिचेस खुला, उसके 5 डेज़ के बाद मैंने साइकिलिंग करना चालू कर दिया था वापस से। ओके। अब ये तो निशा जी बात हुई एवरेस्ट की। अब जो दूसरा सीन है आपकी लाइफ का, मतलब साइकिलिंग, सबसे पहले तो आपने साइकिल सीखी कब? मतलब बचपन में पहली साइकिल आपको कब मिली? जब मैं 3rd क्लास में थी तब से मैंने साइकिलिंग सीखी थी। अब ये जो साइकिलिंग था, मतलब माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना, ये एक अलग चीज़ है, और साइकिलिंग करके कंट्री वाइज आप लंदन तक, बड़ौदा से गए, तो ये आइडिया आपको कहाँ से, मतलब कोई रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते थे या क्या था, ये रोमांच करने का क्या आइडिया आपको कहाँ से आया? इस साइकिलिंग राइड के पीछे मेरा कोई रिकॉर्ड ब्रेक करने का कोई मकसद नहीं था। इसके पीछे एक ही मकसद था, चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, जो कि मैंने मेरी रियल लाइफ में एक बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस किया था। माउंट मनासलू में मैं जब क्लाइंब कर रही थी,
तो माउंट एवरेस्ट से जस्ट पहले, हाँ। सितंबर 2022 में। ओके। तो वहाँ पे जब मैं कैंप 3 से ऊपर 7000 मीटर्स की हाइट से ऊपर थी और वहाँ पे एवलांच आया, मेरे जो कलीग्स थे वो मेरे से 100 से 150 फीट आगे थे और उसमें वो लोग दब गए, फेलो क्लाइंबर्स और शेरपास। तो उसमें से कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। सेम टाइम पे इंडिया में उत्तराखंड में उत्तरकाशी, जो मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग बताया, वहाँ पे 29 स्टूडेंट्स और टीचर्स जो ट्रेनिंग कर रहे थे, वहाँ पे एवलांच आया और सबकी डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट। तो ये सब क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो उस टाइम पे डिसाइड किया था कि अर्थ के लिए कुछ करना है, नेचर को बचाने के लिए कुछ करना है। तो जैसे मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, मैं हॉस्पिटल में थी, तो मैंने मेरे कोच के साथ डिस्कशन शुरू कर दी थी कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं कुछ ऐसा बड़ा कि जिससे हम अपना जो मैसेज है चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज का, उसको मैक्सिमम लोगों तक स्प्रेड कर सकें और उसके साथ साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन कर सकें। तब हमने फाइनल किया, काफ़ी सारे चीज़ों को देखते हुए, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हम लोगों ने लोगों के सुने और काफ़ी सारी स्टडी हमने की। उसके बाद हमने फाइनल किया कि ये जो इंडिया से लंदन का रूट जो है वो लॉन्गेस्ट रोड कनेक्टिविटी का रूट है, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा जो मैसेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सकते हैं, वर्ल्ड वाइड फैला सकते हैं। तब फाइनल किया था कि हमें ये साइकिलिंग, और साइकिलिंग में तो ज़्यादा, क्योंकि 100 से 150 किलोमीटर से ज़्यादा हम डेली साइकिलिंग नहीं कर सकते, तो तब फाइनल किया था कि ये रूट पे हम लोग साइकिलिंग कर सकते हैं। ओके। साइकिलिंग का मतलब आपने जब तो उसकी बेसिक तैयारी क्या क्या थी? मतलब साइकिलिंग करने के लिए आपको स्पेशल कोई साइकिल चाहिए या क्या चाहिए होता है? उसकी बेसिक नीड्स क्या होती है अगर इतना लंबा किसी को साइकिलिंग करना हो? तो मैंने जब साइकिलिंग के लिए प्रिपरेशन शुरू की, प्रिपरेशन ये मेरा पार्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट था साइकिलिंग करना, बट जब ये वाली भी मैं साइकिलिंग के लिए प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे पास कोई हाई फाई साइकिल नहीं थी, नॉर्मल डिकैथलॉन की ही साइकिल थी, उसी पे मैंने प्रिपरेशन की थी। बट यहाँ से जाने के लिए मैंने साइकिल ली थी और 2 तरह की साइकिल मैंने ली थी, एक रोड बाइक थी और एक माउंटेन बाइक थी। तो मैंने उसको मेरे हिसाब से कस्टमाइज़ किया था, क्योंकि रोड बाइक जो होती है उसका हैंडल जो है वो डाउन हैंडल आता है, तो डाउन हैंडल में मेरे हाथ जो है वो मुझे ब्रेकिंग में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने उसको कन्वर्ट करके स्ट्रेट हैंडल बार लगवाया और पूरा उसके हिसाब से पूरा कस्टमाइज़ किया। तो निशा जी, जैसे फ्रॉस्ट बाइट से आपको इतनी इंजरीज हुई है और इसके बाद साइकिल चलाने में आपको बेसिक कोई दिक्कत नहीं आती? ठंडी से पेन इसमें होता है क्योंकि इसमें सेंसिटिविटी अभी ज़्यादा है, इसको सेंसिटिविटी जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वैसे ब्रेकिंग वगैरह में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैंने उसके लिए फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस बहुत सारी की थी और साथ साथ मैंने साइकिलिंग, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ऑपरेशन हुआ था उसके बाद मैंने 20 डेज़ के बाद साइकिलिंग शुरू कर दी थी और रेगुलरली उसके बाद मैं साइकिलिंग कर रही थी। जब मैं ये पूरा मतलब स्टार्ट हुआ उससे पहले मैं रेगुलरली साइकिलिंग करती थी डेली। निशा जी, ये जो साइकिलिंग का जो रूट था, जैसे आपने तय किया कि लॉन्गेस्ट रोड कनेक्टिविटी है लंदन तक, वो ठीक है, पर आपने फिर कौन सा रूट चुना? मतलब बीच में मिडिल ईस्ट आता है, यूरोप आता है, बहुत सारे देश, तो आपने क्या रूट चुना और कौन सा वो रूट था जिसमें बेसिक कंट्री अगर आप मुझे बता दे तो? गुजरात से हम राजस्थान, ओके, वहाँ से हरियाणा, ओके, दिल्ली, नोएडा, ओके, वहाँ से यूपी पूरा क्रॉस करके हम लोग स्नौली बॉर्डर से नेपाल में एंटर हुए। नेपाल से हम लोग चाइना, रसवागढ़ी बॉर्डर से चाइना एंटर हुए। चाइना में हमने तिब्बत और जिंगजियांग पोर्शन पूरा क्रॉस करके हम लोग किर्गिस्तान में इर्गिस्तान बॉर्डर से एंटर हुए। किर्गिस्तान हमने फिर ओश से उज़्बेकिस्तान में हम लोग एंटर हुए। उज़्बेकिस्तान को हमने पूरा ट्रावर्स किया और वहाँ से कज़ाकिस्तान में हम लोग बिनेऊ में एंटर हुए और कज़ाकिस्तान से रशिया, अस्ट्राखान से हम लोग रशिया एंटर हुए। रशिया में हम लोग अस्ट्राखान से अप साइड नॉर्थ साइड गए मॉस्को साइड, और मॉस्को से त्वेर से हम लोग फिर टर्न लेके हम लोग लातविया की तरफ टर्न हुए और लातविया से लिथुआनिया, पोलैंड, यूरोप की कंट्रीज आ गई। लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, फिर फ्रांस से हम लोग लंदन गए थे, यूके। ओके निशा जी, इसमें बेसिक जो कंट्रीज़ का आपने नाम बताया रशिया, अभी वहाँ पे ऐसा ईद का माहौल पूरा छिड़ा हुआ है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई?
नहीं, वहाँ पे अभी हमें ऐसा कोई सिचुएशन मिला नहीं या हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई हमारे सामने कि कहीं पे युद्ध हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो। ओके, ये रूट मतलब आपने वेल प्रिपेयर्ड रूट था या फिर कहीं आपको चेंजेस भी करने पड़े होंगे जहाँ पे अगर आप प्रिपेयर करके गए थे या? नहीं नहीं नहीं, हमने जो भी सिटीज़ और जो भी पूरा रूट प्लान किया था वो माइक्रो प्लानिंग किया था। तो उसमें हमने कोई भी चेंजेस हमने इसमें नहीं किए थे। निशा जी, मैंने सुना था आपने एक बार कहा था कि आप वेजिटेरियन हो। हाँ। तो जो फूड इशू होता है, मतलब इंडिया में भी ठीक है, पर इंडिया के बाहर जब कोई वेजिटेरियन जाता है और इतने लंबे समय के लिए, तो फूड से रिलेटेड आपको क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ी थी? फूड से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आई थी, क्योंकि प्योर वेजिटेरियन एग भी नहीं खाते हम लोग। हाँ। मैं भी, मेरे कोच भी। तो बहुत सारी दिक्कतें ये आई थी कि जैसे ही हम नेपाल छोड़ के चाइना में एंटर हुए तो वहाँ पे वेजिटेरियन कुछ भी नहीं मिलता है। तो और हर एक चीज़ में एग तो मिनिमम होता ही है। तो जहाँ तक बात थी चाइना की, वहाँ पे हमें फ्रूट्स और सैलड्स बहुत अच्छे मिले, तो हमने फ्रूट्स और सैलड्स से काम चलाया और साथ में कुछ रेडी टू ईट फूड हमारे पास था। उससे आगे हमने थोड़ा बहुत कुकिंग का स्टफ़, ब्यूटेन वगैरह लिया था, तो हम लोग ब्यूटेन पे थोड़ा राइस, खिचड़ी वैसा कुछ बना लेते थे दिन में एक टाइम। बाकी हम फ्रूट्स और सैलड्स पे चलाते थे। जिस दिन कुछ नहीं बना पाते थे उस दिन रेडी टू ईट। ओके, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आपने झेल ली। हाँ जी। मैं ऐसा पूछ रहा था निशा जी कि आपके कोच सर आपके साथ थे, तो फोटोज़ मैंने आपके देखे थे इंस्टा पे कोच सर, तो वो सपोर्ट कैसा था? मतलब कि जैसे वो अगर उनकी कार लेके आ रहे तो क्या सपोर्ट था, और रहने का मतलब अगर आप रात को, तो मुझे लगता है साइकिलिंग आप नहीं कर रहे होगे, तो दिन में साइकिलिंग करने के बाद रात को जो रहने का अरेंजमेंट्स थे वो क्या थे और कैसे आपने किए? चाइना तक हमें टेंट में रहना चाइना में अलाउ नहीं था, बट चाइना के बाद हमने उज़्बेकिस्तान से जो स्ट्रेचेस थे वो 400 से 500 किलोमीटर के स्ट्रेचेस थे। उसके बीच में कुछ भी मिलता नहीं था। तो 100-150 किलोमीटर कवर करने के बाद जैसे अंधेरा होता था, उससे पहले हम लोग कोई भी एक जगह पे, सेफ जगह पे रुक जाते थे और टेंट में रुकते थे। तो मेरे कोच सर का सपोर्ट इसमें बहुत अच्छा रहा। उनके बिना ये जर्नी आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत ही टफ थी ये जर्नी। और ऑन द वे काफ़ी जगह ऐसी थी कि जहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो आपने जो स्ट्रेचेस की बात की 150 किलोमीटर, मतलब वो पूरा जो होता था फ्लैट लैंड होता था, मतलब मैदान प्रदेश होता था पूरा, के क्या होता था? मतलब पूरा डेजर्ट जैसा एरिया होता था। मतलब डेजर्ट जैसा एरिया, आजू बाजू में कुछ नहीं, पूरा खाली सुनसान। कहीं पे हमें कोई पेट्रोल पंप दिखा तो हम पेट्रोल पंप के पास कैमरा में गाड़ी लगा के सो जाते थे, या फिर कहीं पे हमें पुलिस की चौकी दिखी छोटी तो उसके पास हम लोग उनकी परमिशन लेके और वहाँ पे रुकते थे। तो ऐसे करके मेरे जो कोच सर थे उन्होंने पूरा लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो था वो पूरा उन्होंने हैंडल किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं साइकिलिंग कर रही हूँ तो मैं उस सब चीज़ों का भी स्ट्रेस लेके आगे बढ़ूँ। तो साइकिलिंग पॉसिबल नहीं हो पाती अगर इतना सब स्ट्रेस माइंड में होता तो। आपको मतलब बेसिक इंडिया से लंदन साइकिल लेके जाने में कितने दिन का समय लगा? टोटल एवरेज टाइम 16,888 किलोमीटर, 88 किलोमीटर्स। तो उतना डिस्टेंस कवर करने में मुझे 210 दिन लगे। ओके। और 16 कंट्रीज क्रॉस की हमने। 16 कंट्रीज, मतलब एवरेज दिन की आप कितनी साइकिलिंग करते थे? दिन की 100 से 120 के बीच में। हाँ, नेपाल और किर्गिस्तान जो था वो फुल बहुत वहाँ के माउंटेन्स बोले तो बहुत स्टीप माउंटेन्स हैं। तो वहाँ के रोड्स जो हैं वो बहुत एकदम ही स्टीप रोड्स आते हैं। तो वहाँ पे 50-55 से ज़्यादा साइकिलिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो नेपाल और किर्गिस्तान में मैंने 50-55-60 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर किया था। बाकी उसके अलावा सब जगह पे मैंने 100-120 किलोमीटर का डिस्टेंस किया था। चाइना में एक जगह पे 220 किलोमीटर भी। ओके। तो निशा जी, इस पूरी साइकिल राइड में आपको गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ओर से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से क्या क्या सपोर्ट मिले? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से पहले बात करूँ तो हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वडोदरा के सीपी हैं, सूरत के सीपी सर हैं, वडोदरा के सीपी सर नरसिम्हा कौमर सर, फिर सूरत के सीपी सर अनुपम सिंह गहलोत सर,
और साथ ही साथ हमारे जो डीजी हैं गुजरात के, उन लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट हमें ये दिया कि हम जब यहाँ से निकले तो उससे पहले ही उन्होंने हम जिस जिस एरिया में इंडिया में जाने वाले थे वहाँ पे सभी जगह पे फिक्स कर दिया था कि हम लोग इस डेट में आने वाले हैं, तो हमें हमारे साथ वडोदरा से लेके नेपाल बॉर्डर तक जितनी भी जगह हमने 1 महीना जो भी हमें लगा वहाँ तक पहुँचने में, वहाँ तक उन्होंने हमें PCR वैन, पुलिस की एक गाड़ी हमारे साथ रहती थी सेफ्टी पर्पज़ से। स्टार्टिंग ऑफ जब हमारी सुबह जर्नी शुरू होती थी वहाँ से लेके जब हमारी जर्नी एंड होती थी जहाँ पे हमें रुकना होता था वहाँ तक ड्रॉप करके हमारे साथ हमेशा पुलिस की एक वैन सेफ्टी पर्पज़ से रहती थी। हमारा स्टे, फूड और सेफ्टी, ये 3 चीज़ों के लिए उन्होंने पूरा सपोर्ट हमें इंडिया में दिया। दूसरा, जब हम यहाँ से निकले तो हमारे CM सर जो हैं भूपेंद्र पटेल सर, उन्होंने हमें वेल विशेस दी। उनका वेल विशेस का लेटर हमें मिला। हमारे जो रूपाला सर हैं उनका भी हमें सपोर्ट स्टार्टिंग से एंडिंग तक, वो हमें हर कंट्री में कॉल करके हमारे से पूछते थे कि आपको कोई चीज़ की तकलीफ़ है, कैसा है, तो उनका कनेक्शन हमारे साथ रेगुलरली था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो एक्सटर्नल मिनिस्टर सर जो हैं उनका हमारे पास लेटर था कि आपको कहीं पे भी ज़रूरत हो, वीज़ा के लिए उन्होंने दिया था कि इन लोगों को वीज़ा के लिए हर जगह पे सपोर्ट किया जाए। ऐसे ही इंडियन एम्बेसीज हर जगह पे हमें सपोर्ट करते हुए हमें आगे बढ़ाया था। गवर्नमेंट निशा जी, बात कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर पे। जैसे आपने कंट्री चेंज की, बेसिकली हम स्टेट चेंज करते हैं इंडिया में तो हमें लैंग्वेज चेंज मिलता है, खाना पीना चेंज मिलता है। आपने तो 16 कंट्री चेंज की, तो ह्यूमन बिहेवियर में आपको क्या डिफरेंस लगा? आपके प्रति लोगों का क्या भाव रहा था? जैसे आपने कंट्री चेंज की, लोगों से मिले, तो उनका क्या आपके प्रति भाव रहा? भगवान की दया से हमें एक भी इंसान ख़राब नहीं मिला, हमें सब लोग अच्छे मिले, सपोर्टिंग मिले। लोगों ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया, आगे बढ़ने में मोटिवेट किया। और कितनी जगह पे तो लोगों मतलब इतने अच्छे नेचर के थे कि हम लोगों को, अगर मैं साइकिलिंग कर रही हूँ तो मुझे लोग पूछते थे कि जैसे विंड बहुत ज़्यादा है तो आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, या फिर जूस दे के चले जाते थे, फ्रेश जूस और फ्रूट्स दे के चले जाते थे। मेरे कोच नीलेश सर जब गाड़ी धीरे चला रहे होते थे तो गाड़ियाँ उनके सामने आके रुकती थी, ट्रक वाले आके रुकते थे, उनसे पूछते थे कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, आप इतना स्लो चला रहे हो, अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो हम आपको टोइंग करके देते। तो मतलब अगर बोला जाए तो ओवरऑल 110% हमें लोगों का सपोर्ट जो था वो बहुत ही अच्छा मिला। निशा जी, अभी बात करते हैं रिकॉर्ड की। क्या आप इतना जो करके, इसके पहले किसी फीमेल ने ऐसा कोई मतलब साइकिल का एक्सपीरियंस किया है? इतना नहीं किया? इस रूट पे किसी ने नहीं किया है। ओके। और मैं आपको मेरा जो मोटो है उसके विषय भी थोड़ा कुछ बताना चाहूँगी। ज़रूर। चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, उसके अंतर्गत मैं हर जगह पे गई और जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ के जो डीन हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया, ट्री प्लांटेशन करवाया, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमारा एक इंटरेक्शन सेशन रखा और हमारा जो मैसेज था वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैला पाए। सही। और निशा, लैंग्वेज बैरियर मतलब इंग्लिश कॉमनली हर जगह चलती है, पर जैसे किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये जो रिमोट कंट्रीज जिसको हम बोलते हैं, वहाँ आपको कोई लैंग्वेज इशू? बहुत ज़्यादा। चाइना से शुरू हुआ था लैंग्वेज बैरियर और फ्रांस तक लैंग्वेज बैरियर ही था, क्योंकि इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं, वो लोग ज़्यादातर उनकी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। तो हाँ, ऐसा नहीं था कि हम उनसे पूछें, उनको अगर पता लगता है कि हम क्या पूछ रहे हैं तो वो हमें किसी भी इशारे से या कैसे भी हमें हेल्प करेंगे, लेकिन इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं। तो चाइना से लेके फ्रांस तक जितनी भी कंट्रीज़ आई, मतलब आप 13 कंट्रीज़ लगा सकते हो, 13 कंट्रीज़ में हर जगह पे इंग्लिश बोलने वाले बहुत रेयर लोग हैं। इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं बोली जा सकती, क्योंकि अदर कंट्रीज़ में नहीं बोलते। चाइना, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, रशिया, ये सब कंट्रीज़ में तो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलते हैं कोई भी। यंगस्टर्स थोड़ा बहुत सीख रहे हैं लेकिन नहीं बोले जाते हैं। दूसरा निशा जी, मुझे एक बात पता है कि जैसे आपने बोला सेल्फ डिफेंस के लिए आप लड़कियों को तैयार करते हैं, सिखाते हैं, तो ऐसा कोई संस्था आपने बड़ौदा में शुरू की है अभी हाल में? नहीं, मुझे एक
संस्था शुरू करनी है जिसमें मैं जो बच्चों के अंदर टैलेंट है उनको स्पोर्ट्स की फील्ड में, मैंने ऐसा मेरे माउंट एवरेस्ट के बाद जब मैं स्कूल्स में जाती थी बच्चों से मिलने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, तो मुझे दिखा था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें टैलेंट है बट वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो वैसी एक संस्था शुरू करनी है जिसमें जो बच्चे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से टैलेंट होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते, उनको सपोर्ट करने के लिए स्पोर्ट्स की फील्ड में मुझे एक संस्था चालू करनी है। ऑलरेडी कोई आपने प्लानिंग कर रखा है, गवर्नमेंट से कोई हेल्प आपको मिलने वाली, ऐसा कुछ संस्था के लिए आपने कुछ सोच रखा हो आगे के लिए? नहीं, अभी हम लोग अभी जैसे ये एक्सपीडिशन ख़त्म हुआ है साइकिलिंग का, तो इसके बाद अभी हम लोग पूरा प्लानिंग इसके बारे में कर रहे हैं। और लास्ट टाइम जब मुझे पता चला था कि आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया है, तो उसका क्या सिनारियो है? उसके लिए अभी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना बाकी है, क्योंकि उन लोगों को 2 TB जितना डॉक्यूमेंट्स हमें पूरे फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ सब कुछ सबमिट करनी होती है, तो वो हमें अभी सॉर्ट आउट करना बाकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा हो चुका है तो वो सब सॉर्ट आउट करके हम उनको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करेंगे। उसके बाद वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं वो उनका मैटर है। ओके निशा जी, इतना सब करने के बाद जीवन में हाउस द जोश? इट्स हाई, ऑलवेज हाई। ओके, नाइस ऑफ यू। और निशा जी, लास्ट एक सवाल ऐसा था कि आगे का क्या प्लान है, मतलब और कुछ आपने नया सोचा हो जो रोमांचिक हो और आप जीवन में करना चाहते हो? संस्था के बारे में आपने बताया जो कि बहुत अच्छी सोच है और आप जो करना चाहते हैं पर्सनली बहुत अच्छा लगा मुझे, पर अब कुछ ऐसा जो आप खुद के लिए अब तक करते हैं और आगे भी कुछ करना, जैसा कोई प्लानिंग? मैं कुछ ऐसा ही काम करना चाहूँगी जिसमें अपना तिरंगा हमेशा हाई रहे, nice. हमेशा ऊपर रहे। जैसे माउंट एवरेस्ट में तिरंगा मैंने टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे लहराया था 17 मई 2023 को, और ये जो जर्नी थी 23 जून 2024 को शुरू हुई थी साइकिलिंग की, वडोदरा से लेके लंदन तक। लंदन हम लोग 19 जनवरी 2025 को पहुंचे थे 210 दिनों में, और हर एक कंट्री में अपना इंडियन फ्लैग लहराया था हमने। तो जब अपना तिरंगा हर जगह पे लहराता है तो बहुत अच्छा लगता है। लोग जब तिरंगा देख के हमारे पास आते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। निशा जी, आप बेनिफिट न्यूज़ से जुड़े, हमसे मिले और आपने इतनी बातें साझा की, उसके लिए दिल से आपका शुक्रगुजार है हम लोग। और आपकी नेक्स्ट जो भी प्लानिंग हो उसके लिए हमारी और बेनिफिट न्यूज़ की टीम की ओर से आपको बहुत 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 बेस्ट विशेस। आप आगे जाए, सक्सेस करें और ऐसे ही वुमेन एम्पावर के नाम पे लड़कियों को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच बेनिफिट न्यूज़ का, आप लोगों ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया और मेरी जर्नी शेयर करने का मौका दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही रोमांचक बातें हमारे पॉडकास्ट में जानने के लिए जुड़े रहिएगा बेनिफिट न्यूज़ के पॉडकास्ट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।